हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडसेड। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला के बारे में। जैसा कि हम लोगों को नाम से ही पता चल रहा है कि लेंस मेकर फॉर्मूला मतलब जो लेंसेज बनाने के काम आता है। और आप सबको पता है कि लेंस हमें कहाँ काम आते हैं। हमारी आँखों पे जो चश्मा लगा हुआ होता है, कई बच्चों को बहुत दूरी का नहीं दिखाई देता, किसी को पास का नहीं दिखाई देता। तो जब भी आईज में कोई भी डिफेक्ट होता है तो हम ग्लासेस का यूज़ करते हैं, हम स्पेक्स लगाते हैं ताकि हमें इजीली सारी चीज़ें दिखाई दे। तो जो लेंसेज लगते हैं उस चश्मे में, उनका मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो रहा है, किस तरह से उनकी फोकल लेंथ और पावर को सेट किया जाता है, उसके लिए हम लोगों को लेंस मेकर्स फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा भी बहुत सारे लेंसेज का हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि माइक्रोस्कोप्स में, टेलीस्कोप्स में। तो वहाँ पे भी हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि हमें कौन सा लेंस लगाना है, कितनी फोकल लेंथ चाहिए, इसका पावर कैसा होना चाहिए। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हमें लेंसेज को बनाना पड़ता है, और वो मेकिंग जो है वो की जाती है लेंस मेकर फॉर्मूला की हेल्प से। तो आज की क्लास में हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला को डिराइव करना सीखेंगे कि किस तरह से लेंस मेकर फॉर्मूला बनता है। हम एक कॉन्वेक्स लेंस लेंगे और कॉन्वेक्स लेंस से इसको आगे समझेंगे। हमारे पास में यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस, ये दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे हमने किसी पॉइंट ए पे कोई ऑब्जेक्ट ले रखा है। अब किसी पॉइंट ए पे जब हमने ऑब्जेक्ट लिया है तो इस पॉइंट ए से जब रेज ऑफ लाइट जाएंगी तो हम कह रहे हैं एक जो रे है वो इसके यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए गुजर रही है। तो जो रे ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए निकलती है उसका कोई भी डेविएशन नहीं होता, क्योंकि वो 90 डिग्री पे इंसिडेंट होती है। और जो रे 90 डिग्री पे इंसिडेंट होती है वो बिना डेविएशन के एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है। अगर हम इसके मीडियम्स की बात करें तो दिस इज द मीडियम 1। जो रेयर मीडियम होता है उसे हम मोस्ट ऑफ द टाइम μ1 से रिप्रेजेंट करते हैं। जो मैं साइन कन्वेंशन लेके चलती हूँ उसमें रेयर मीडियम को मैं हमेशा μ1 से रिप्रेजेंट करती हूँ, और जो हमारा डेंसर मीडियम है उसे μ2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे जो लेंस है दैट इज द डेंसर मीडियम, और उसके आसपास का एरिया है दैट इज रेयर मीडियम। तो हमारे पास में ये μ1 μ2 एंड अगेन μ1, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल गई। प्रिंसिपल एक्सिस से जो रे जा रही है वो बिना डेविएशन के जाती जा रही है, तो ये कुछ ऐसे आगे जाएगी। अब हम कहते हैं कि हो सकता है कि कोई रे है जो यहाँ पे इंसिडेंट करे। अब जब रे यहाँ इंसिडेंट करेगी तो क्योंकि ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो इसका कुछ डेविएशन होगा। जब भी कोई रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हो जाती है। यहाँ पे अगर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो हम कुछ इस तरह से यहाँ नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो नॉर्मल है इससे ये क्या होगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल ये शिफ्ट हो जाएगा इस तरह से। तो ये टूवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होके कुछ ऐसे आगे जाएगा। एंड वी सेड किसी पॉइंट बी पे ये दोनों रेज ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया। जिस पॉइंट पे ये दोनों रेज आफ्टर द रिफ्रैक्शन इंटरसेक्ट करेगी वहाँ पे इमेज की फॉर्मेशन होगी। और हमने कहा फॉर एग्जाम्पल ये वाली हमारी जो इमेज की फॉर्मेशन है दैट इज V1। ये कौन सी इमेज बन रही है, यहाँ पे V1 इमेज बन रही है। ये μ1 और μ2 को एक बार हम दूसरी तरफ लगा देते हैं। दिस इज V1, दिस इज μ2, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास में क्या हो रहा है, दिस इज द रेयर मीडियम और ये हमारा एक सरफेस है। तो रेयर से ये डेंसर में जा रहा है और एक सरफेस हमारा ये यहाँ पे रिफ्रैक्ट हो रहा है। तो हमने हमारी प्रीवियस क्लासेज में पढ़ा है कि कोई भी स्फेरिकल सरफेस है और उस स्फेरिकल सरफेस पे अगर कोई रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो हमने एक इक्वेशन उसके लिए डिराइव की थी। वो इक्वेशन किससे रिलेटेड थी, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और इमेज का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इससे रिलेटेड हम लोगों ने एक फॉर्मूला वहाँ पे लिखा था। वही फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखने जा रही हूँ। हमारे पास में क्या फॉर्मूला आया था, μ1 माइनस u प्लस μ2 अपॉन v विच इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r।
इक्वेशन नंबर 1, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 क्यों? क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, एक हमारे पास में ये वाला कोई स्फेरिकल सरफेस है, अलग से देखो, दिस इज द स्फेरिकल सरफेस। इस स्फेरिकल सरफेस पे एक रे ऐसे गई है, दूसरी रे कुछ इस तरह से आई, और ये कहाँ से आई, रेयरर से डेंसर मीडियम पे। दिस इज μ1, दिस इज μ2, और यहाँ पे इसने कोई इमेज की फॉर्मेशन करी। दिस इज व्हाट, दिस इज v1 डिस्टेंस एंड दिस इज u डिस्टेंस। हमारे पास में ये v1 है, तो हमें यहाँ पे इसको v1 लिखना है, वी विल राइट इट एज v1। चलो, ये हमारे पास में एक इक्वेशन आ गई। अब हम कहते हैं कि ये जब रे है, अब यहाँ पे एक दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस भी हमें दिखाई दे रहा है, तो जो ये दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस हमें दिख रहा है, वहां पे जब ये रे ऑफ लाइट जाती है तो ये डेंसर से कहाँ पे जा रही है, रेयरर मीडियम में। तो अब हम कौन सा वाला यहाँ पे देखेंगे, हमारे पास में एक दूसरा है कि ये हमारा कौन सा है, दिस इज डेंसर मीडियम, दिस इज रेयरर मीडियम, और रे ऑफ लाइट हमारी कहाँ से कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयरर मीडियम, और रिफ्रैक्शन हो रहा है किसी भी स्फेरिकल सरफेस पे। तो उसके लिए हमारे पास में क्या इक्वेशन आती है, उसके लिए हमारे पास में इक्वेशन है -μ2/v1 प्लस μ1 आएगा, दिस विल बी μ1/v विच इज इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2/r1r2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ये हमारे पास में यहाँ पे इक्वेशन आ गई। अब ये जो दोनों इक्वेशंस हमें मिली, ये हम ऑलरेडी पहले ही क्या कर चुके हैं, पहले ही डिराइव कर चुके हैं। पहले के जो पुराने लेक्चर्स देखोगे वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि कोई भी स्फेरिकल सरफेस है, अब अगर रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है, रिफ्रैक्शन होता है, तो किस तरह का हमारे पास में फॉर्मूला आता है, और जब डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है तो फॉर्मूला हमारे पास में सेकंड वाला आता है। हमने ये दो फॉर्मूले लिखे। नाउ वी आर एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, μ1/u प्लस μ2/v1 माइनस μ2/v1 प्लस μ1/v विच इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r1 प्लस μ1 माइनस μ2/r2। दोनों इक्वेशंस को ऐड करने पे हम लोगों को कुछ इस तरह की इक्वेशन मिली। अब आप यहाँ देखो, μ2/v1 μ2/v1, एक प्लस है एक माइनस है, तो ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो मतलब ये दोनों तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो गए। अब हमारे पास में क्या बचा, माइनस μ1/u प्लस दिस इज μ1/u μ1/v विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसे μ2 माइनस μ1 लिख लेते हैं। अगर मैं इस वाली टर्म को μ2 माइनस μ1 लिखूंगी तो माइनस बाहर आएगा एंड इट विल बिकम μ2 माइनस μ1, ऐसे हो जाएगा। तो ये वाला सिंबल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये नेगेटिव में। तो ये अगर μ2 माइनस μ1 को हम कॉमन ले लेते हैं, देन दिस विल बिकम 1/r1 माइनस 1/r2। हमारे पास में कुछ इस तरह की इक्वेशन यहाँ पे आई। अब इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। यहाँ से हम μ1 को कॉमन ले लेते हैं। जब μ1 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास में क्या इक्वेशन आएगी, इट विल बी μ1 हमने कॉमन लिया, इट विल बिकम 1 माइनस v माइनस 1/u विच इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 μ2 माइनस μ1 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, ये हमारे पास में यहाँ पे इक्वेशन आई है। अब आप कहेंगे कि आखिर हम मतलब इस तरह के इक्वेशंस क्यों निकाल रहे हैं, तो देखो जो लेंस मेकर्स फॉर्मूला होता है, वो लेंस मेकर फॉर्मूला हमें रिलेशन देता है फर्स्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ऑब्जेक्ट और फोकल लेंथ, इनके बीच का जो रिलेशन है दैट इज गिवन बाय द लेंस मेकर फॉर्मूला। तो अगर आप लेंस मेकर फॉर्मूला को डिफाइन भी करना चाहें कि व्हाट इज द लेंस मेकर फॉर्मूला, तो यू विल से दिस फॉर्मूला गिव्स द रिलेशन बिटवीन
द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस। तो किसी भी लेंस के आर, म्यू और एफ के बीच में जो रिलेशन होता है दैट इज नॉन एज लेंस मेकर्स फॉर्मूला। और हम यहाँ पे जो ये इक्वेशन देख रहे हैं, क्या आपको इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये दो दिख रहे हैं? अभी फोकल लेंथ नहीं दिख रही, बट थोड़ी देर में वो भी आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगी। नेक्स्ट वाला स्टेप हम लोग करते हैं। अब μ1 को इधर की साइड ले जाते हैं, तो हमारे पास बचा 1 माइनस वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय μ1 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। कुछ इस तरह की हमारे पास में यहाँ पे इक्वेशन आई। अब देखिए लेंस फॉर्मूला, हम सबको पता है लेंस फॉर्मूला क्या होता है। लेंस फॉर्मूला इज 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, ये लेंस फॉर्मूला होता है। तो क्या ये वाली टर्म को हम 1 अपॉन एफ लिख सकते हैं क्या? पहला तो यहाँ से हम इसको 1 अपॉन एफ लिख सकते हैं। दूसरा केस एक और होता है, मतलब कई टीचर्स तो क्या करते हैं डायरेक्टली 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू हमें पता होता है किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल्स टू व्हाट, इट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ। कई बार टीचर्स इस तरह भी बताते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रखा है, इन्फिनिटी पे रख रखा है। तो अगर ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनिटी पे रखा है तो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ क्या हो जाएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो उसकी इमेज की फॉर्मेशन कहाँ होती है, फोकस के ऊपर होती है। तो इसलिए इमेज हमारी कितनी बन गई, फोकस पे बन गई। 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 के बराबर होता है, तो ये हमारा 1 अपॉन एफ आ जाएगा। तो एक तो हमारे पास में ये वाला केस है कि हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखा और फोकस पे हमें इमेज मिल गई। दूसरा, क्योंकि हमें सीधा सीधा पता है 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू ये लेंस फॉर्मूला से 1 अपॉन एफ के बराबर होता है। तो दोनों चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी भी तरह से जैसे आपको कंफर्टेबल लगे यू कैन राइट इट लाइक दैट। तो हमने यहाँ पे इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखा, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखने पे हमारी इमेज कहाँ बन गई, फोकस पे। क्योंकि 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है तो इधर हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा 1 अपॉन एफ। तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1 माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये वाली जो टर्म है इसे हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो μ2 माइनस μ1 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फोकल लेंथ एंड दिस इज नॉन एज द लेंस मेकर्स फॉर्मूला। इसे हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट द लेंस मेकर्स फॉर्मूला। एक बार फिर से आप लोगों को बता देते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या होता है, जो लेंसेस को बनाते टाइम यूज किया जाता है। और ये फॉर्मूला रिलेशन देता है फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में। कोई भी लेंस होगा उसके लिए लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या आएगा, 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन μ2 अपॉन μ1 माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये हमने कॉन्वेक्स लेंस के लिए डेरिवेशन किया है, हम इसको कॉन्केव लेंस के लिए या फिर कोई दूसरा इमेज फॉर्मेशन कैसे भी करके हम इसको बना सकते हैं। इसके बाद में हमारे पास में आता है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज से हमारा क्या मतलब है कि कई बार क्या होता है कि हमें इमेज का साइज बहुत बड़ा चाहिए होता है, तो उस वाले केस में हम लेंसेज को कंबाइन कर देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई इमेज है जो इन्वर्टेड बन रही है और हमें उसे इरेक्ट बनाना है, तो उस टाइम में हम लेंसेज को कंबाइन करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी लेंस ने कोई इमेज बनाई और वो थोड़ी ब्लर्ड बन गई या फिर उसका अच्छा फोकस हम लोगों को नहीं मिला, तो उस केस में भी हम लेंसेज को कंबाइन करते हैं। तो हियर वी आर हैविंग द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज जिसके मल्टीपल यूजेस हैं। बहुत बार हम लोग पावर में, मतलब बहुत ज़्यादा पावर हमें चाहिए, फोकल लेंथ हमें कम करना है, इंक्रीज करना है, मतलब दैट इज़ अप टू आवर रिक्वायरमेंट कि हमें किस तरह की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हम लेंसेज को कंबाइन कर सकते हैं। जब भी हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि हम बहुत ही थिन लेंसेज को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंबाइन कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे बहुत ही थिन लेंसेज ले रखे हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप थिन और थिक लेंस इसका मतलब समझते हैं कि एग्जैक्टली थिन लेंस किस तरह से काम करता है और थिक लेंस कैसे काम करता है? देखिए,
जो थिन लेंस होता है ना, और एक होता है हमारे पास में कुछ इस तरह से थिक लेंस, ठीक है। तो थिन लेंस तो बिल्कुल पतला सा है, थिक थोड़ा सा मोटा यहाँ पे है। जो थिक लेंस होता है उसकी जो कन्वर्जिंग पावर होती है वो कन्वर्जिंग पावर थोड़ी सी ज़्यादा है। जो थिन लेंस है उसकी कन्वर्जिंग पावर थोड़ी सी कम है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत पास में इसने कन्वर्ज किया है जो थिक लेंस है। जो थिन लेंस है उसने थोड़ा सा आगे जाके इसको कन्वर्ज किया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दिस इज दी फोकल लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर लेंस। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसकी फोकल लेंथ हमें f2 मिलती है। यहाँ से क्लियरली हमें पता चल रहा है कि फोकल लेंथ 1 इज ग्रेटर देन फोकल लेंथ 2। एक से ज़्यादा है फोकल लेंथ, ये थिन लेंस वाली ज़्यादा है, थिक लेंस की फोकल लेंथ कम है। अब इससे क्या पता चला हमें? इससे हमें पता चला कि जो पावर होती है दैट इज इन 1/f। जो लेंस, देखो पावर हमने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में भी हम पावर पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर जो होती है उसके बारे में। हम वर्क डन पर यूनिट टाइम को भी पावर कहते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम को पावर कहते हैं। बट जब हम ऑप्टिक्स पढ़ते हैं तो यहाँ पे जो पावर का मतलब है उसका मतलब है उस लेंस की कितनी कैपेसिटी है किसी भी रे ऑफ लाइट को कन्वर्स करने की या फिर उसे डाइवर्स करने की। तो लेंस की कैपेसिटी को यहाँ पे ये बता रहा है। तो हम ऑप्टिक्स में जब पावर को डिफाइन करते हैं तो ऑप्टिक्स में जब डिफाइन कर रहे हैं दैट टाइम हमारा जो पावर होगा दैट विल बी इक्वल टू P इज इक्वल्स टू 1/f। अगर हम फोकल लेंथ को मीटर में लेते हैं तो पावर की जो यूनिट आती है SI यूनिट वो हमें मिलती है डायोप्टर, जिसे हम कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डायोप्टर इज द फोकल लेंथ इज द SI यूनिट ऑफ द पावर, और पावर का फॉर्मूला क्या हो गया 1/f एंड द फोकल लेंथ हैज बीन टेकन इन द मीटर्स, ठीक है। अब देखो, क्योंकि फोकल लेंथ और पावर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब हुआ अगर फोकल लेंथ ज़्यादा होगी इसका मतलब पावर उसकी कम होगी। पावर का मतलब कि वो कितना ज़्यादा कन्वर्स कर सकता है, कितना डाइवर्स कर सकता है। तो क्योंकि देखो यहाँ पे फोकल लेंथ ज़्यादा है तो इसकी जो कन्वर्जिंग पावर है वो कम है। यहाँ दूसरे वाले केस में जो फोकल लेंथ है वो कम है, इसलिए इसकी कन्वर्जिंग पावर जो है वो ज़्यादा है। तो इस तरह से पावर और फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन होता है। पावर ज़्यादा मतलब फोकल लेंथ कम होगी, और फोकल लेंथ हमारी यहाँ पे कम है ज़्यादा है मतलब पावर कम हो जाएगी। तो दिस इज हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। अब हम पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में हम क्या करेंगे, कुछ इस तरह से हम लेंसेज को यहाँ पे एक दूसरे से कंबाइन कर देंगे। तो ये दो थिन लेंस है जिनको हमने क्या किया है, यहाँ पे कंबाइन कर दिया। अब जब कंबाइन किया, यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई ए ऑब्जेक्ट है, उसकी एक रे तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए गुजरेगी, और ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए गुजर रही है, इसका मतलब इसमें कोई भी डाइवर्जन नहीं आएगा, कोई बेंडिंग नहीं होगी, ये सीधा सीधा चला जाएगा। लेकिन अगर हम लोगों ने यहाँ पे किसी एंगल पे इस रे को इंसिडेंट करवाया तो क्योंकि ये रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो ये टूवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होगी और यहाँ पे कहीं पे जाके इंटरसेक्ट करेगी और इसकी इमेज बन जाएगी। ये किस वाले केस के लिए है, ये पहले वाले लेंस की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे लेंसेज ले लेते हैं, दिस इज L1, दिस इज L2। तो जो L1 लेंस है उसने इमेज कहाँ पे बनाई, उसने इमेज बनाई I1 पोजीशन पे, ठीक है। रेयरर से डेंसर मीडियम में गया तो टूवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हो गया, और जो इमेज की फॉर्मेशन हुई वो हमारी यहाँ पे I1 पोजीशन पे इमेज की फॉर्मेशन हो गई। चलो, I1 पे इमेज फॉर्मेशन होने के बाद में हम लोग जब भी ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो एक यहाँ पे चीज़ को हम हर बार कंसीडर करेंगे कि पहले वाले लेंस ने जो इमेज बनाई है वो दूसरे वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। कैसे काम करेगी, दूसरे वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करती है। तो मतलब अब यहाँ पे जो I1 पे इमेज बनी है, दिस इमेज इज वर्किंग एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द L2 लेंस। तो L2 लेंस के लिए ये कैसे काम कर रही है, ये काम कर रही है ऑब्जेक्ट की तरह।
अब जब ये L2 पे आएगा तो L2 पे यहाँ पे क्योंकि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम, तो अगर हम यहाँ पे कोई भी नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो ये थोड़ा सा इधर की साइड में अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट होगा और हमें I2 पोजीशन पे एक दूसरी इमेज मिल जाएगी। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में हमने क्या किया, हमने दो लेंस लिए, एक L1 एक L2। जो L1 लेंस है हमारा, L1 लेंस ने क्या किया, जो ऑब्जेक्ट A पॉइंट पे रखा हुआ था, इस ऑब्जेक्ट की इमेज को फॉर्म किया I1 वाली जो पोजीशन है वहां पे। उसके बाद में जो ये I1 पोजीशन पे इमेज बनी है, ये इमेज कैसे काम कर रही है, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है। किसके लिए, L2 लेंस के लिए। तो ऑब्जेक्ट I1 की जो इमेज बनेगी L2 से, वो बनती है I2 पे। तो इसका मतलब जो फाइनल इमेज बनी हमारी, वो फाइनल इमेज कहाँ पे बनी, फाइनल हमारी I2 पोजीशन पे इमेज बन रही है। डन। तो अगर हम कहें कि हम यहाँ पे ये दो थिन लेंसेज को अलग अलग नहीं लेके, अगर हम कैसे कंसीडर कर लें कि ये पूरा का पूरा एक ही लेंस है, तो हमने क्या यहाँ पे इसकी कन्वर्जिंग पावर को बढ़ा दिया है क्या। पहले इसकी अगर एक ही लेंस लेते तो कन्वर्ज कहाँ पे हो रहा था, I1 पे, लेकिन अगर हमने लेंसेज को कंबाइन कर दिया तो अब जो कन्वर्जिंग पावर है वो इंक्रीज हो गई, क्योंकि फोकल लेंथ क्या हो गया, यहाँ पे फोकल लेंथ डिक्रीज हो गया। तो फोकल लेंथ डिक्रीज हुआ और यहाँ पे कन्वर्जिंग पावर जो है वो इंक्रीज हुई है। डन। अब देखो, क्योंकि लेंस है तो लेंस के लिए हम लोग लेंस फॉर्मूला, अब मैथमेटिकली भी हमें इस चीज को प्रूव करना है कि अगर लेंसेज को हम कंबाइन करते हैं तो मैथमेटिकली हमें किस तरह का एक्सप्रेशन यहाँ पे मिलता है। तो जो पहला वाला L1 लेंस है, अगर उसके ऊपर हम फोकल लेंस फॉर्मूला लगाते हैं तो हम कहेंगे 1/f1 इज इक्वल्स टू 1/v, इसको हम v1 मान लेते हैं, 1/v1 माइनस 1/u। ये इक्वेशन नंबर 1। नाउ राइट डाउन द लेंस फॉर्मूला फॉर सेकंड लेंस। अगर हम L2 के लिए लेंस फॉर्मूला लिखते हैं तो दिस इज 1/f2 इज इक्वल्स टू 1/, अब देखो दूसरे वाले लेंस के लिए तो I1 कैसे काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह, तो और इमेज कहाँ बन रही है, I2 पे, तो हम इस I2 को ले लेते हैं V। तो आई एम राइटिंग 1/v माइनस 1/v1। v1 क्यों लिखा, क्योंकि सेकंड वाले लेंस के लिए जो I1 है वो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। हमारे पास में यहाँ पे ये दो इक्वेशंस आ गई। नाउ लेट्स ऐड दीज टू इक्वेशंस। जब हम 1 और 2 को ऐड करते हैं तो दिस विल बिकम 1/f1 प्लस 1/f2, और हमारे पास आएगा 1/v1 माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v1। v1 यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में है, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया 1/v माइनस 1/u, और 1/v माइनस 1/u ये किसके बराबर होता है, ये 1/f के बराबर होता है। तो इन शॉर्ट क्या हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमें जो फाइनल एक्सप्रेशन मिला वो हमें मिला 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2, और अगर हमने कोई ज़्यादा लेंसेज ले लिए होते तो वो इस तरह से आगे चलता जाता। तो एट द एंड जो फाइनल फोकल लेंथ आ रही है वो किसके बराबर आ रही है, वो इंडिविजुअल जो लेंसेज हैं उनकी जो फोकल लेंथ है उसके रेसिप्रोकल के सम के बराबर आ रही है। 1/f हमारा किसके बराबर होता है, पावर के बराबर होता है। 1/f1 किसकी पावर होगी, p1 की, 1/f2 p2 पावर हो जाएगी, एंड सो ऑन। तो जो एट द एंड फाइनल पावर आती है वो पावर किसके बराबर आती है, वो इंडिविजुअल लेंसेज की जो पावर है उसके सम के बराबर आएगा। तो दिस इज हाउ वी विल ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर पावर्स व्हेन वी आर कंबाइनिंग द लेंसेज। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। तो दिस इज हाउ वी विल बी डूइंग द कॉम्बिनेशन ऑफ lenses. Thank you.